अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 28 अगस्त 2025 है। कुछ अहम तरीन मामलात यानी 3 खबरें अब तक सुबह से सामने आई हैं जिनकी तफसीलात आपके सामने शेयर करूंगी। पहली तो ये कि इमरान खान के भांजे शेरशाह खान जो कि 9 मई के मुकदमात में मतलूब थे और उनके मतलूब होने के दौरान उनके भाई शाहरेज़ खान को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। लेकिन जो फैसला सामने आया वो बहुत दिलचस्प है और उस फैसले के साथ ही दूसरी खबर ये है कि चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान जिस तरह से जिस कंडक्ट के तहत अदालत चला रहे हैं, मुस्तकबिल में 9 मई के मुकदमात अगर उनकी अदालत में लैंड करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं की सजाएं बरकरार रह सकती हैं। ऐसा कहने के पीछे जो वजूहात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और आखिर में हम बात ये करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के अहकामात की रोशनी में इस्तीफ़े देना तो शुरू किए, लेकिन उन इस्तीफ़ों के अंदर भी एक बड़ी गेम है और अब जो है वो इमरान खान के पैगाम को तोड़ मड़ोड़ कर नए तरीके से भी पेश किया जा रहा है। उसकी तफसीलात को भी आपके साथ वीडियो के आखिरी हिस्से में शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मई के मुकदमात हैं, जहां एक तरफ सज़ाएं आ रही थी, हमने देखा कि जिस दिन जो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली उसी दिन अलीमा खान के पहले एक बेटे और फिर अगले रोज़ दूसरे बेटे को गिरफ्तार किया गया लाहौर से और मुकदमात बताए गए 9 मई के। बताया गया कि 9 मई में जिन्ना हाउस हमला केस में, जो कि 9 मई का अब तक सबसे आइकॉनिक और सबसे मजबूत केस है, उस केस के अंदर इमरान खान के दोनों भांजे मतलूब थे। पहले शाहरेज़ खान को पकड़ा गया तो लाहौर के जो कुछ रिपोर्टर्स हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं लाहौर से, वो अपने ज़रियों से ये दावा कर रहे थे कि गलती से शाहरेज़ को गिरफ्तार किया गया था, जबकि वो मतलूब नहीं थे। एक्चुअली अलीमा खानम के दूसरे बेटे शेरशाह 9 मई के मुकदमात में मतलूब थे और वो इसी सिलसिले में मुल्क से बाहर भी थे। अभी रिसेंटली जो है वो मुल्क वापस आए और उन्होंने कहा कि वो मज़ीद जो है वो इस तरह मुल्क से बाहर नहीं रह सकते, उन्हें पाकिस्तान वापस आना ही था। हमने देखा कि वो अलीमा खानम के साथ अडयाला जेल के बाहर भी 1-2 मरतबा नजर आए। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि शेरशाह तो मतलूब हैं 9 मई के मुकदमात में, तो वो कैसे इस तरह से जो है वो फ्रीली अडयाला जेल के बाहर घूम रहे हैं और उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। लेकिन फिर 2 महीने के बाद, ये वाकया जो मैं आपको बता रही हूँ ये जून का है और अगस्त में आकर गिरफ्तार किया जाता है इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से जमानत होने वाले दिन इमरान खान के दोनों भांजों को। और जब गिरफ्तार किया जाता है तो शाहरेज़ खान को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल जो हैं वो 8 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर देते हैं। और जो दूसरे भांजे हैं, जब वो अगले दिन गिरफ्तार होते हैं तो उनको उनकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जब अदालत में पेश किया जाता है तो उनका 4 रोज़ा रिमांड दिया जाता है। उनका जो शेरशाह खान है उनका रिमांड आज मुकम्मल हुआ। उनका रिमांड मुकम्मल होने पर जो है वो उनको पेश किया गया इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जो है लाहौर की, उनके जज साहब के सामने, मंजर अली गिल के सामने। और मंजर अली गिल साहब ने एक सफ़ाती जो हुक्मनामा दिया है इस मुकदमे में वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन शेरशाह खान के 4 दिन का रिमांड मुकम्मल हुआ है और शाहरेज़ का जो रिमांड है वो हफ्ते को मुकम्मल होगा, रवां हफ्ते में यानी परसों। तो जो रिमांड मुकम्मल हुआ उस रिमांड को मुकम्मल करने के बाद मज़ीद रिमांड नहीं दिया जज साहब ने। रिमांड कितना मांगा गया था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने रिमांड मांगा, उन्होंने रिमांड मांगा शेरशाह खान का मज़ीद 30 दिन का। 30 दिन के जिस्मानी रिमांड मांगने के पीछे उन्होंने जो वजूहात बताई वो ये थी कि शेरशाह खान से जो है वो एक डंडा बरामद हो गया है, तो मज़ीद जो चीज़ें हैं वो बरामद करनी है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जो है वो एफिलिएशन भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं, तो अभी वो भी बरामद करने हैं। तो उस पर जज साहब ने कुछ दिलचस्प जो है वो रिमार्क्स दिए, ऑब्जर्वेशंस दिए हैं फैसले के अंदर। फैसले के अंदर लिखा गया है कि इस अदालत ने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो शेरशाह खान का दिया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो ये दावा करते हैं कि फोटोग्रामेट्री टेस्ट हुआ जिसके तहत एक जो लकड़ी का डंडा है वो बरामद हुआ मुल्जिम से और उसके अलावा उनकी तहवील से जो है वो एक लकड़ी का डंडा मिला। और अब जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो मज़ीद 30 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो फोटोग्रामेट्री टेस्ट है जिसके तहत जो मुल्जिम है उनकी मौजूदगी वहाँ पर साबित हुई और उनके पास से एक डंडा भी बरामद हो गया। तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है उनका ये कहना है कि अगर 30 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड देंगे तो उसमें जो अक्रस के टाइम पे जो
अक्रस के टाइम पे जो शेरशाह खान के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन था वो भी वो बरामद कर लेंगे, और उसको बरामद करने के बाद उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि उनका मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जो है वो उनका वो मुंसलिक हैं और उनको चलाते हैं और उनके हैंडलर हैं, उसको भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साबित कर सकेगा। जज साहब ये लिखते हैं कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन, अब तक की जो तफ्तीश हो चुकी और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के हद तक मामला है, उसमें वो ये समझते हैं कि मौजूदा दौर में जब जो टेक्नोलॉजी इतनी जो है वो वाइड स्प्रेड है और टेक्नोलॉजी इतनी आगे तक एडवांस हो चुकी है, पहुंच चुकी है कि किसी मुल्ज़िम की तहवील में होना या किसी मुल्ज़िम की हवालगी ज़रूरत नहीं है पुलिस को सोशल मीडिया अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए। लिहाजा वो अकाउंट्स की तफ्तीश बग़ैर मुल्ज़िम की हवालगी भी कर सकते हैं। तो मुल्ज़िम को जिस्मानी रिमांड के बजाय 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल करने पर जुडिशल जो है वो रिमांड करते हुए उनको जेल भेजा जाता है। और अब जो शेरशाह खान हैं उनको जो है वो 14 दिन के जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि 11 सितंबर 2025 को उनको दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाए। और उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो जो है वो चालान पेश करेगा स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर। अब जज साहब जाहिर बात है कि वो चालान पेश करने का कह रहे हैं। चालान पेश करने का मतलब है कि पुलिस बताएगी कि उनको शेरशाह के खिलाफ क्या क्या सबूत मिले हैं और उन सबूतों के पेश नज़र कौन कौन जो है वो उनके मुकदमे के अंदर गवाह हो सकता है। और फिर उनकी गवाहियों की सूरत में वो अपनी एक चार्जशीट के लिए मामला आगे रख देंगे। चालान में जो जो उन्होंने तहकीक की होगी, जो जो इल्ज़ामात होंगे, जो जो दफ़ात होंगी, वो सब कुछ रख देंगे और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर बात यह है कि जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था शेरशाह खान को, तो गिरफ्तारी सिर्फ 9 मई में जिन्ना हाउस में जो इमरान खान के दूसरे भांजे जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हो चुकी है 10 साल की, 14 साल की हसन नियाजी, उनके साथ शेरशाह खान की मौजूदगी का पुलिस दावा करती है, कहती है फुटेज मौजूद है। फुटेज के अंदर वो उनके पास जो है वो डंडा भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो फ़ौजी वर्दी की तस्दीक की गई तो उस फ़ौजी वर्दी को भी पकड़ाते हुए जो है वो ये नज़र आ रहे हैं वीडियो फुटेज के अंदर। तो लिहाजा ये जो है मुकदमे के अंदर नामजद थे, मुकदमे के अंदर मतलूब थे, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। अब जब ये बात की जाती है तो इसके साथ ही हमने देखा कि शेरअफ़ज़ल मरवत, जिनकी अलीमा खानम से बिल्कुल नहीं बनती, वो अलीमा खान के बेटे शेरशाह को लेकर एक अरसे से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के ये दावा करते नजर आए कि शेरशाह जो है वो 9 मई के मुकदमात में मतलूब है। वो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल अकाउंट्स हैं जो कि ओरिजिनल नामों से नहीं बने हुए, जिनमें नेमेसिस है, जिनमें इनकिडो है, उसके अलावा बाबा कोडा टाइप कुछ अकाउंट्स हैं जो कि सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। तो शेरअफ़ज़ल मरवत का ये दावा था, उन्होंने नाम लेकर ये सब अकाउंट्स कहे। मैं उनकी स्टेटमेंट को रीट्रेट करी हूँ यहाँ पर कि उन्होंने जो शेरशाह है अनीमा खानम के बेटे फरजंद, वो इन अकाउंट्स के पीछे हैं। तो अब इन्वेस्टिगेशन अफसर जिन इल्ज़ाम के तहत उन्होंने पकड़ा ही नहीं है मुल्ज़िम को, उन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए, जिसको प्रो एस्टैब्लिशमेंट सहाफ़ियों ने भी जो है वो उठाकर काफ़ी उछाला पिछले हफ्ते, उन इल्ज़ामात की रोशनी में तहकीक आगे बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन जज साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी के दौर में शेरशाह की हवालगी पुलिस को ज़रूरत नहीं है इस ज़िम्न में, तो पुलिस उनकी मौजूदगी के बगैर भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से तफ्तीश कर सकती है और चालान स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर प्रोड्यूस करे। तो बहरहाल ये तो हो गया एक तरफ मामला। एक और अपडेट जो है वो ये है, और यहाँ पर ये भी बात करती चलूँ कि जिनको एक्चुअली गिरफ्तार करना था यानी शेरशाह को, उनके मुकदमे में जज साहब ने रिलीफ दे दिया। लेकिन जो दूसरे भाई शेरशाह के हैं, शारेस खान, उनकी गिरफ्तारी, जिसके बारे में मुबैना तौर पर यह भी दावा किया जाता है कि वो तो एक्चुअली होनी नहीं थी, एक्चुअली तो गिरफ्तार ही शेरशाह को करना था जो मतलूब भी था। और शारेस क्योंकि टोटली एंटाई जो है वो ए पॉलिटिकल व्यूज़ हैं उनके, कोई पॉलिटिक्स से कोई ऐसा सच उनका ताल्लुक है नहीं, तो इस वजह से वो तो मतलूब थे नहीं। लेकिन फिर भी उनको 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। तो अब देखना है कि पुलिस उनसे लकड़ी के डंडे के अलावा क्या बरामद करके लेकर आती है 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान। तो बहरहाल ये अपडेट जहां पर एक तरफ है, वहीं पर कुछ बात हमें सुप्रीम कोर्ट की करने की ज़रूरत है। 9 मई के मुकदमात में जहां जो लोअर कोर्ट्स हैं, इंसदाई दहशतगर्दी अदालतें हैं, जिनको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फोर्सी कर रही है, अंडर विच लॉ नोबडी नोज दैट, तो सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे हिदायत देती है इंसदाई दहशतगर्दी अदालतों के 120 दिन के अंदर मुकदमात निपटाएं, वो 120 दिन भी गुजर जाते हैं, कुछ मुकदमात निमट भी जाते हैं। वहाँ पर जो फैक्चुअल फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को देखते हुए गवाहान के बयानात की रोशनी में जो स्टार गवाह हैं
अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 75 के करीब जो MNAs MPAs वगैरह भी हैं और उनकी जो पार्टी के मेन ओहदेदार हैं उनको सजाएं दी जा चुकी हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान भी इस जद में आ चुके हैं, कुछ को बरी भी किया गया है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान जब ये सब हो रहा है तो चीफ जस्टिस का कंडक्ट क्या है कि वो जब उनकी अदालत में हम मुकदमात को देख रहे होते हैं ना, वो अपनी अदालत को चला किस तरीके से रहे हैं। चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान का कंडक्ट ये हो गया है कि वो अपनी अदालत के अंदर मुकदमात में किसी वकील को फैक्ट्स जो होते हैं ना केस के, वो बयान नहीं कर देते। वो कहते हैं कि फैक्ट्स तो लोअर कोर्ट्स ने डिटरमिन कर दिए हैं, लोअर कोर्ट्स ने ऑलरेडी फैक्ट्स जो है वो बयान कर दिए, तो आप हमें लीगल पॉइंट पर लेकर आएँ, हम फैक्चुअल पॉइंट के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो लोअर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अगर लोअर कोर्ट्स कंसेक्टिवली किसी केस के अंदर, किसी मुकदमे के अंदर नाइंसाफ़ी करती चली जा रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से मुकदमे को सुनना होता है और नए सिरे से मुकदमे को सुनकर उसके फैक्ट्स को देखकर और कानूनी निकात को देखकर फैसला करती है। जबकि चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने इतनी कंजर्वेटिव, इतनी बंद और इतनी महदूद अप्रोच जो है वो अपना ली है कि अगर उनकी अदालत के अंदर रोज़ाना 30 से 35 मुकदमात होते हैं तो उन 30 से 35 मुकदमात के अंदर वकला अपना जितना भी ठोस मुकदमा हो वो प्लीड करते रह जाते हैं। हकाइक बताने के लिए जज साहब के आगे जो है ना वो मिन्नतें करते रहते हैं, लेकिन जज साहब कहते हैं नहीं लॉ पॉइंट बताएं, लॉ पॉइंट नहीं है, ठीक है इनका केस डिसमिस है, इनका केस में नोटिस हो रहा है, इनके केस में दूसरी पार्टी को सुनेंगे, लॉ पॉइंट नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। और जब अगर कोई वकील ज़्यादा जो है वो अपने केस के अंदर रिलीफ के लिए जज साहब की जो है वो थोड़ी मिन्नत समाजत कर ले तो उस पर जज साहब कहते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, डिसमिस कर देते हैं उनका मुकदमा। तो इस सारे कंडक्ट के पीछे जो कहानी समझ आ रही है वो ये है कि 9 मई के मुकदमात जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, लैंड किए, तो अभी तक जो जितने भी किए चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान की अदालत के अलावा बाकी अदालतों में, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस जमाल मंदोखेल या जस्टिस नईम अख्तर अफगान की अदालत में, तो उन्होंने मुकदमात को इस तरह से चलाया कि जो केसेस थे उनमें उन्होंने फैक्ट्स देखा मुल्जिमान मौजूद थे, नहीं मौजूद थे, उनकी मौजूदगी साबित होती है नहीं होती, उनको कितना अरसा जो है वो इस मुकदमे में लटके हो गया, कब तक उनका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, उन्होंने जमानतें दी हैं। लेकिन चीफ जस्टिस के कंडक्ट से ये लगता है कि अगर उनके अदालत के अंदर मुकदमात ये आएंगे, हतमी जो मुकदमात, हतमियत हो गई ना मुकदमात में, उन्होंने तो कबल जमानतें थी इससे पहले, बादस गिरफ्तारी है, कबल गिरफ्तारी वो तो दी नहीं, तो चीफ जस्टिस का कंडक्ट कुछ ये है कि वो उन जमानतों को देने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते। तो जब उनके सामने हतमी मुकदमात आएंगे, हतमी सजाएं जो अब तक हो चुकी हैं, मिसाल के तौर पर उमर अयूब को सज़ा हुई, शिबली फराज को सज़ा हुई, 2 मुकदमात का नाम ले रही हूँ, अगर वो आते हैं सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से होते हुए तो सुप्रीम कोर्ट तो कहेगी कि भाई कंसेक्टिवली डिसाइड हो गया है मामला दो अदालतों से, दोनों अदालतों ने कहा कि 9 मई पे उमर अयूब जो है वो बैक वक्त लाहौर में भी मौजूद थे, सरगोदा में भी मौजूद थे, मियांवाली में भी मौजूद थे, फैसलाबाद में भी मौजूद थे, गुजरांवाला में भी मौजूद थे। तो जब अदालतों ने वो डिटर्मिनेशन ऑलरेडी कर दी है तो चीफ जस्टिस फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे, कानून के मुताबिक देखेंगे कि अच्छा फिर तो ये दफात लगती हैं, इन दफात के तहत तो जो उमर अयूब है उनको ये सज़ाएं बिल्कुल दुरुस्त हुई हैं तो उन सज़ाओं को अपहेल्ड कर दिया जाएगा। तो बहरहाल ये एक रोड मैप जो इस्टेब्लिश हो रहा है ना काफ़ी अरसे से चीफ जस्टिस की अदालत से, वो मैं आपको बता रही हूँ। इमरान खान के मुकदमात हमारे सामने मिसाल है, ज़मानत ज़रूर दी गई लेकिन किसी भी मेरिट को टच नहीं किया गया, किसी भी तरह के फैक्ट्स की तरफ नहीं ले जाया गया, सिर्फ ये कहा गया कि चूँकि लॉ पॉइंट ये है कि उनका चालान भी अभी तक मुकदमात में पेश नहीं हुआ, लिहाजा जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो मेरिट्स को टच कर रहा था, नहीं कर सकता था, तो हम इमरान खान को ज़मानत देते हैं। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने का भी नहीं दर्ज किया गया। तो इस तरीके से अदालत चलाने का मतलब ये है कि अब मुस्तकबिल में जितने भी मुकदमात आएंगे उनमें सुप्रीम कोर्ट रबर स्टैम्प का किरदार ज़रूर अदा करेगी, फैक्ट्स में नहीं जाएगी, कानूनी निकात में भी अपनी बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच ही अपनाएगी। तीसरी और अहम अपडेट जो इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आपके सामने रख रही थी वो ये है कि इमरान खान ने हिदायत की परसों, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तमाम जो पार्लियामेंट की कायमा कमेटियां हैं उनसे इस्तीफ़ा दे दे। और इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है वो बैठी, सियासी कमेटी ने अपना रात गए एलामिया जारी किया। एलामिया जारी हुआ तो परसों रात एलामिया जारी हुआ। एलामिया के अंदर उन्होंने भी ऐलान किया कि भाई हम इमरान खान की हिदायत पर और अहकामात पर अमल करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ से हमने देखा सबसे पहले अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा कौमी असम्बली के स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया। उसके बाद अली असगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पार्लियामेंट हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवाया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ दीगर अफराद ने भी पहुँचाया, लेकिन सबसे अहम जो अभी तक का इस्तीफ़ा था वो जुनैद अकबर का इस्तीफ़ा था। और जुनैद अकबर साहब ने क्या किया कि उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को अपना इस्तीफ़ा भिजवाने के बजाय चीफ व्हिप जो उनकी पार्टी के हैं आमिर डोगर,
ان کو استعفیٰ بھجوایا اور عامر ڈوگر صاحب نے ان کے استعفے کو آگے پہنچایا نہیں پہنچایا، کیا کرنا ہے نہیں کرنا، یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ تو جنید اکبر صاحب کو اس سے قبل بھی عمران خان نے بالکل کلیئرلی کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ سے الگ ہو جائیں، تب بھی انہوں نے ان کے احکامات کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا۔ پھر اب دوبارہ جب یہ ہدایات آئیں تو اس میں ایک نئی ڈیبیٹ یہ چھڑ چکی ہے کل سے، کہ عمران خان نے تو صرف علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو صرف ان قائمہ کمیٹیوں سے الگ ہونے کو کہا جن میں حکومت جو ہے وہ سربراہی کر رہی ہے۔ تو اس حکم یا اس بات کا یا اس احکامات کے تو کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا کہ جہاں پہ آپ کی اپنی پاور ہے، مطلب پاکستان تحریک انصاف تو یہ پورٹری کرنے کی کوشش کریے کہ جیسے عمران خان نے کہا کہ جن کمیٹیوں پر پی ٹی آئی کا اپنا ہولڈ ہے، جہاں ان کے چیئرمنز خود ہیں، وہاں وہ اپنا ہولڈ برقرار رکھیں، وہاں پہ وہ جو ہے وہ کمیٹیوں سے الگ نہ ہوں، لیکن جہاں حکومت کا ہولڈ ہے وہاں وہ کمیٹیوں سے الگ ہو جائے۔ تو ادھر وے آپ تو کمیٹیوں کی حیت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو عمران خان نے تو واضح صرف یہ احکامات دیے کہ تمام قائمہ کمیٹیوں سے الگ ہو جائیں، جس کا اگلا مرحلہ قومی اسمبلی یا سینٹ سے استعفوں کا ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر بھی جو ان کی باہر کی قیادت ہے، خاص طور پر جنید اکبر جو کہ علی امین گنڈا پور سے بھی ستائے ہوئے ہیں اور وہ پبلک سے بھی جو ہے وہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں، ان کو عمران خان نے اپنا صوبائی خیبر پختونخوا کے پارٹی کا جو پاکستان تحریک انصاف کے پی ہے اس کا صوبائی صدر بھی بنایا تھا۔ تو جنید اکبر کے اوپر جہاں بہت ساری باتوں پر تنقید ہو رہی ہے، اس تنقید کو مینیج کرنے کے لیے کل انہوں نے ایک اپنا ریٹن استعفیٰ جو ہے وہ عامر ڈوگر کو بھیجا، باقی تمام ممبران کی طرح اسپیکر قومی اسمبلی کو نہیں بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے لیے ابھی بھی جو ہے وہ میسر ہیں، موجود ہیں، چیئرمین شپ ان کے پاس ہے، اور انہوں نے کوئی استعفیٰ دیا نہیں ہے۔ صرف عمران خان کے احکامات کو اور پارٹی کے جو مسلسل سوشل میڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یا پاکستان تحریک انصاف کا فالوور آپ بہتر لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ چپ کرانے کے لیے اور اس کی زبان بندی کے لیے ایک استعفیٰ لکھ کے ارسال کر دیا، لیکن ارسال کس کو کیا؟ اپنے ہی ایک ساتھی کو۔ تو بہرحال یہ سچویشن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور پی ٹی آئی نہیں چاہ رہی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں یا سینیٹری قائمہ کمیٹیوں کی ان کمیٹیوں کو چھوڑنا جن میں ان کے پاس چیئرمین شپ ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے عمران خان سے ملاقات کا دوبارہ پاکستان تحریک انصاف تقاضا کرے گی، جو کروانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں ہے، اور علی امین گنڈا پور ایک کے بعد ایک درخواست لے کر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ اگین کس کے ہاتھوں میں ہے؟ چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کے ہاتھوں میں، جو سسٹمیٹکلی کسی بھی چیز کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ ان کی جو عدالت میں کنزرویٹو اپروچ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے آلریڈی رکھ دی ہے۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ صورتحال ہے۔ آج صبح سے یہ 3 خبریں سامنے آئیں۔ سیلابی صورتحال پنجاب میں ہے، اور جو سیلاب ہے وہ مظفر گڑھ تک پہنچ چکا ہے۔ اب آگے اس اگلے مرحلے میں کیا ہونا ہے؟ بارش لکیلی آج نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کچھ بہتری آ رہی ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ یہ معاملات کس حد تک جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ فی الوقت مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک جو ہوگا وہ اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔